तो दोस्तों, एक हाल में जो है वेस्टर्न मीडिया में एक घटना का काफ़ी जिक्र है वेस्टर्न मीडिया में। और वो ये है कि पश्चिम एशिया में ईरान और सऊदी अरेबिया ने हाथ मिलाने का फैसला किया है। और चीनी राजनयिक जो हैं वैंग यी, उनके उनके प्रेजेंस में जो है ये हाथ मिलाने का फैसला हुआ। और काफ़ी चर्चा है कि ये कैसे हो गया। दोनों जो हैं प्रतिद्वंदिता की भावना से ग्रसित हैं दोनों देश एक दूसरे के प्रति। और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये अचानक ये हो गया, अचानक ये सामने आया। तो हालांकि सारी सरकारें जो हैं कह रही हैं कि नहीं, हमको पता था और इसके बारे में हमको जानकारी थी और ऐसा कुछ हो रहा था तो हमको एक्सपेक्टेशन था ही, है ना। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि सऊदी अरब ने जो है ईरान के साथ हाथ मिलाने का फैसला तब किया है जबकि पश्चिमी देश जो हैं वो इस बात को जो है ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि जो ईरान का ड्रोन है वो रूस जो है वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। ओके, उसके बाद जो है सऊदी अरब ने आगे बढ़ करके जो है न सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज को जो है रीस्टैब्लिश करने की बात कही, है ना, राजनयिक संबंध को बहाल करने की बात कही, बल्कि उन्होंने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की भी बात कही है, यानी व्यापार और निवेश की भी बात हो रही है। अब इसमें बहुत से लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि इजराइल में जो है दक्षिणपंथी सरकार है और वो कुछ कर रही है, इसके कारण जो है ये लोग सामने साथ में आ गए होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा ये समझ है कि इजराइल को तो बल्कि कमर्शियली कुछ बेनिफिट करने की कोशिश हो रही है। और वो इस तरह से क्योंकि सऊदी अरब और ओमान मेरे ख्याल से जो है उन्होंने ओवर फ्लाइट परमिशन दिया है जो इजरायली सिविलियन एयरलाइंस हैं। इसका मतलब यह है कि अब भारत हो या चीन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ तक इजरायली एयरलाइंस जो हैं उनकी पहुँच जो है उसमें घंटे 2 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, माने कम लगेगा समय। तो इससे कम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, उनके जो लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ जा पाएंगे और एक तरह से जो है उनको बेनिफिट होगा। तो अगर ये फैसला वो करते हैं तो फिर इजराइल के खिलाफ तो नहीं है, ये माना जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इजराइल का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। और वैसे भी जो है इजराइल बहुत तरीके से उनको सिक्योरिटी मैटर्स में हेल्प करता है, तो इसलिए कोई भी जो है ये किंगडम जो है वो नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कुछ काम करें, उनके हितों के खिलाफ कुछ काम करें। मेरे विचार में ये जो है पूरा खेल वो वॉशिंगटन से जुड़ा हुआ है ज़्यादा। और इसीलिए जो है जब सऊदी अरब और ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने आपस में हाथ मिलाया, तो उस समय जो है चीनी जो टॉप डिप्लोमेट है वैंग यी, वो भी उस कैमरा फ्रेम में थे। इसका मतलब यह है कि वो संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हम भी जो हैं नए गठबंधन बनाने की ओर अग्रसर हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। और ये गठबंधन अभी शुरुआती स्तर पर है और ये आगे बढ़ सकता है। तो खतरा क्या महसूस कर रहे हैं, ऐसा मतलब इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए कि ऐसा कुछ खतरा होगा जिसके कारण जो है 2 प्रतिद्वंदी आपस में साथ में आ गए। तो वो खतरा क्या हो सकता है, उस खतरे के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये विचार है कि जिस तरह से जो है अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है और अब ये तक बात आ रही है कि यूक्रेन में जो है फाइटर जेट्स मुहैया कराए जा सकते हैं जिससे कि जो है बेहतर रेस्पॉन्स और रिटेलिएशन जो है, बेहतर जो है जवाबी कार्रवाई की जा सके यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ, है ना। तो इसमें जो मंशा समझ में आती है वो ये कि रूस को आर्थिक दबाव और सैनिक दबाव के कारण इतना दबा दिया जाए कि वहाँ पर या तो तख्ता पलट हो जाए और या फिर जो है वहाँ पे अस्थिरता का माहौल आ जाए। दोनों ही सूरत में होगा क्या, दोनों ही सूरत में होगा ये कि यूक्रेन और रूस, ये दोनों टेरिटरी जो है वो नेटो के प्रभाव क्षेत्र में चली जाएगी या नेटो एनलार्जमेंट हो जाएगा, नेटो जो है इन दोनों को अपने में शामिल कर लेगा। ओके, ये संभव है बिल्कुल। और क्योंकि पूर्वी यूरोप में भी इन्होंने यही काम किया है। और अगर ये दोनों टेरिटरीज अगर नेटो में शामिल हो जाती हैं तो बेलारूस एक और बड़ा देश है जो कि दोनों के बीच में है और ये भी जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये भी जो है नेटो के प्रभाव क्षेत्र में चला जाएगा या नेटो में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अप्रत्याशित रूप से जो है इतनी बड़ी नेटो एनलार्जमेंट होगी, इतना बड़ा नेटो का विस्तार होगा, इतना बड़े पैमाने पर नेटो का विस्तार होगा कि कितनी बड़ी आबादी और कितने संसाधन जो है नेटो के नियंत्रण में आ जाएंगे, इसके बारे में सोचना भी मतलब जो है आप समझिए कि तकरीबन यूक्रेन और रशिया को मिला करके 30% गेहूं है पूरे विश्व का, 30% गेहूं का सप्लाई
समझ रहे हैं मेरी बात को, दोनों को, देश को मिला करके। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स जो है भारत रूस से खरीदता है, वो भी जो है वो नेटो के नियंत्रण में चला जाएगा। पूरा का पूरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो सोवियत संघ के ज़माने से चला आ रहा है और जो रूस के नियंत्रण में है, जो मॉस्को के नियंत्रण में है, पूरा एटॉमिक एनर्जी जो उनका एस्टैब्लिशमेंट है, सब कुछ नेटो के नियंत्रण में चला जाएगा। इसके बाद मेरा ये सवाल है कि पश्चिम एशिया के देश भारत और चीन के साथ वो क्या व्यवहार करेंगे अगर ऐसा होता है तो, नेटो का इतना विस्तार होता है तो। मेरा ये विचार है कि जैसा कि वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है, यानी कि लोकशाही वर्सेस तानाशाही। तो मेरा ये विचार है कि वो फिर ये कहेंगे कि जैसे पुतिन सरकार के अंदर जो रशियन ऑयल है वो अलोकतांत्रिक है, लेकिन जब नेटो के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा तो वो लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो जब लोकतांत्रिक हो जाएगा कोई तेल, तो वो जो है मार्केट रेट पे बिकेगा। लेकिन वेस्ट एशिया के बारे में वो कहेंगे कि यहाँ पर तो लोकशाही है नहीं, यहाँ पर तो तानाशाही चल रही है, यहाँ पर तो किंगडम्स हैं। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, ये जो तेल है ये अलोकतांत्रिक है और इसलिए इसको जो है आप मार्केट रेट पर नहीं खरीदेंगे। अगर किसी को खरीदना भी होगा, बहुत ज़रूरत है तो वो जो है प्राइस कैप हम तय करेंगे कि किस प्राइस पे खरीदना है और उसी प्राइस पे आप खरीदना होगा आपको। बात समझ रहे हैं ना? जो अभी रूसी तेल अलोकतांत्रिक है, जब नेटो के अंदर आ जाएगा तो वो लोकतांत्रिक हो जाएगा और पश्चिम एशिया जो है वो तब कंपटीशन में आ जाएगा। तो वो कहेंगे कि भाई पश्चिम एशिया का तेल जो है वो अलोकतांत्रिक है और इसके लिए जो है उनको थोड़ा सा मुनाफा, ताकि वो खनन करें और ट्रांसपोर्ट करें, और इसमें जो है कुछ लेबर चार्जेस और कुछ अपना मुनाफा जोड़ लीजिए हल्का फुल्का, वो दाम हम तय करेंगे, उसी दाम पे खरीदना होगा आपको। ओके, और नहीं तो फिर पूरा सुधार कीजिए, यहाँ पे लोकतंत्र लाइए। तो वो तो मजबूर रहेंगे क्योंकि वो उसके सामने वो कहाँ टिक पाएंगे। नेटो के बारे में आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि नेटो में जो है एक ही रूल है, वो ये है कि नेटो के किसी एक देश पे हमला पूरे नेटो पे हमला माना जाता है। ओके, तो अमेरिका अटलांटिक के उस तरफ, अटलांटिक के इस तरफ पूरा यूरोप, सारा का सारा जो दबाव है, सारा का सारा जो सैन्य जो फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स है, वो खिलाफ में हो जाएगा आपके। ओके, तो पश्चिम एशिया को डील करेंगे क्योंकि पश्चिम एशिया में उनको कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं या हमारे जो है हमारे लिए चैलेंज बन के उभर रहे हैं। चीन के खिलाफ कैसे डील करेंगे वो? जब पूरा रशियन टेरिटरी को अगर आप देखें तो अगर वो नेटो के भीतर आ जाता है या नेटो के प्रभाव क्षेत्र में चला जाता है तो चाइना बॉर्डर के नज़दीक रशियन टेरिटरी में वो 3-4 मिलिट्री बेसिस बना लेंगे और उसको अपना हथिया लेंगे और वहाँ से जो है घेराबंदी करना या नज़र रखना चीनी सैन्य गतिविधि पर उनके लिए बड़ा आसान होगा। और वैसे भी जब इतना बड़ा क्षेत्र उनके प्रभाव क्षेत्र में चला जाएगा तो जो ऊर्जा का जो सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई है चीन की तरफ, उसको भी काफ़ी हद तक रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करने की क्षमता भी इनके पास आ जाएगी। भारत के साथ क्या करने वाले हैं? भारत के बारे में ऑलरेडी जो है अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ये तो पार्टली फ्री है, तो ये तो लोकतंत्र है कि नहीं। यहाँ के भी कुछ लोग जा कर के बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र जो है खतरे में है ना। तो सारा कुछ आप जोड़ लीजिए गणित, वो बोलेंगे कि भाई आप तो जो है वो लोकतांत्रिक नहीं हैं और आप तो जो है मतलब जो गंदी चीज़ों को हम कानूनी वैधता देते हैं उसको आप कानूनी वैधता नहीं देते हैं, ऐसा कैसे चलेगा, है ना। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, आप पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो उस सैन्य शक्ति के खिलाफ आप कहाँ ठहरते हैं? फिर ये भी सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न जो है या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने को तैयार हैं, दे रहे हैं, तो फैसला हो ही चुका है। तो वो कह रहे हैं कि अभी ये कह रहे हैं भारत को आश्वस्त करने के लिए कि ये तो चीन के खिलाफ पेट्रोलिंग करेगा। अरे भाई, समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहा है वो चीन के खिलाफ कर रहा है कि भारत के खिलाफ कर रहा है, तो कौन देखने जा रहा है? जब क्षमता ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएगी तो भारत जो उस पर दबाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि पश्चिम एशिया, भारत और चीन, कम से कम ये 3 जो क्षेत्र हैं, ये अपने आप में जो हैं एक कुछ तय करें आपस में और पूरी तरह से पूरी शक्ति से दबाव बनाएं कि रूस के खिलाफ जो ये रजीम चेंज की कार्रवाई चल रही है, यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो जहां है वहीं पर रहे और उस पर नेगोशिएशन शुरू हो। और ये जो तख्ता पलट करने की कोशिश और अस्थिर करने की कोशिश है रूस को और पूरे सेंट्रल एशिया को, ये बंद होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके बारे में नियंत्रण, इसके बारे में जो है बिल्कुल फैसला करके जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से जो है नेटो को बता दिया जाना चाहिए। मेरा यही विचार है।